हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं रवि साधव और आप सभी का एकेडमी 8865 में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 और 6 हल करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेंगे। जो हमारा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। उससे पहले हम कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ n से तात्पर्य प्राकृतिक संख्या से है। n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या का जो प्रारंभ है वो 1 से होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, वो सभी संख्याएं प्राकृत होंगी। तो यहाँ जो हमारा प्रश्न है 6 का घात n है, तो n की जगह अगर हम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 6 का घात 2 रखते हैं तो हमें 36 प्राप्त होता है। वहीं 6 का घात 3 रखते हैं तो हमें 216 प्राप्त होता है। वहीं हम 6 का घात यदि 4 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1296। तो आप देख रहे हैं कि जब हम 6 का घात में प्राकृतिक संख्या अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो रही हो। यहाँ देख रहे हैं सभी की इकाई अंक में जो है 6 प्राप्त हो रही है, शून्य प्राप्त नहीं हो रही। अब जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि 10 20 30, ये जो संख्याएं हैं इनके इकाई अंक में शून्य है। तो यहाँ 10 का घात यदि हम 2 रखते हैं तो हमें 100 प्राप्त होता है। वही 20 का घात यदि हम 2 रखते हैं तो हमें 400 प्राप्त होता है। जबकि 30 का घात 2 रखते हैं तो हमें 900 प्राप्त होता है। सभी के इकाई अंक में शून्य आ रहा है। यदि इनका हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, जैसे कि 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 25 और 5 एका 5। तो जो 100 का हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 2 2 5 5। उसी प्रकार हम लोग 400 का भी निकालते हैं। उसी प्रकार हम 400 का निकालते हैं। दो दूनी 4, 2 एका 2। देख रहे हैं बहुत ही आसानी से ये हो जा रहा है। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 25 और 5 एका 5। तो यहाँ हमारा जो 400 का अभाज्य गुणनखंड निकला वो है 2 2 2 2 5 5। अब हम लोग 900 का निकालते हैं। 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 25, 5 एका 5। तो यहाँ हमें जो 900 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 2 2 3 3 5 5, ये प्राप्त हो। आप देख सकते हैं कि इन सभी का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। सभी का एक गुणनखंड 5 है और सभी के इकाई अंक में शून्य है। इसका अर्थ है कि कोई भी संख्या के इकाई अंक में यदि शून्य होता है तो वह संख्या का एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। किंतु यहाँ हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो 6 है इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा 2 तिया 6,
और 3 एका 3, तो 6 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है वो केवल 2 और 3 प्राप्त होता है। इसका एक गुणनखंड 5 नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 का घात n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो चलिए इसे हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी प्राप्त होगा जब उसका एक गुणनखंड 5 हो। किंतु यहां संख्या 6 के लिए गुणनखंड केवल 2 और 3 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसका जो हम उत्तर लिखेंगे वो होगा, किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी प्राप्त होगा जब उसका एक गुणनखंड 5 हो, किंतु यहाँ संख्या 6 के लिए गुणनखंड केवल 2 और 3 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो जो प्रश्न संख्या 6 है उसका जो पहला प्रश्न है वो है, अब ये जो संख्या है इसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है, किंतु यहाँ पे हमें जो है प्लस का साइन देखने को मिल रहा है। तो जब भी प्लस या माइनस का साइन आपको देखने का मिले तो उससे पहले का पक्ष और उसके बाद के पक्ष में यदि कोई संख्या समान हो तो हम उसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लस साइन है उसके इधर भी 13 है, प्लस साइन के इधर भी 13 है, यानी दोनों में जो है एक कॉमन हमें 13 प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, 13 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 7 गुने 11 गुने ये 13 तो कॉमन चला गया तो इसके स्थान पे क्या आ गया 1। उसी प्रकार यहां से ये 13 भी कॉमन चला गया तो इसके स्थान पे क्या बच गया 1 बच गया।
अब देखते हैं हम लोग 11 सत्ते 77 प्लस 1 13 गुने 77 और 1 78। तो आप देख रहे हैं जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो गुणनफल के रूप में प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ है कि यह एक भाज्य संख्या है। चलिए इसे हम हल करके भी देख लेते हैं। जैसे 78 है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से। 13 8 104, 13 8 104, 13 7 91 और 10 101। तो देख रहे हैं ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई अंक में 4 है अर्थात 2 से विभाज्य है, यानी यह एक भाज्य संख्या है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ, यह एक भाज्य संख्या है। तो दूसरा प्रश्न है वो है, तो देख रहे हैं हमारा जो प्लस साइन है उसके दूसरे पक्ष में 5 है और पहले पक्ष में भी 5 है, अर्थात हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए 5 कॉमन निकालते हैं। जब हम 5 कॉमन निकालेंगे तो दोनों 5 के स्थान पे 1 बच जाएगा। 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। तो जो हमें प्राप्त हुआ है उसे हम गुना कर लेते हैं। 7 छक 42, 42 गुने 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 3 से गुना करते हैं। 3 8 24, 3 छक 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1008। तो हमें प्राप्त होता है 1008 प्लस यहाँ पे जो 1 है उसे भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 1009। अब हम देखते हैं कि ये संख्या जो है वो भाज्य है कि नहीं। 1009 है तो 5 से गुना करते हैं। 5 9 45, 0 5 5। तो देख रहे हैं यह 5 से विभाज्य है, क्योंकि इसका इकाई अंक में 5 है, अर्थात यह 5 से विभाज्य है। क्योंकि यदि इकाई अंक में 0 और 5 रहे वो संख्या 5 से विभाज्य होता है। इसका अर्थ है कि ये भी यह एक भाज्य संख्या है। तो यहां लिखेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 समाप्त हुआ।